जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर है 14वां। कौन सा एपिसोड नंबर है? 14वां। और ये मैथ का कैसा प्रश्न होगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 13 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। देखेंगे, कहता है कि घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। देखेंगे, सबसे पहली बात है कि बहुपद बोलते किसको, जिसमें बहुत सारा पद हो। ठीक है, अब पद किसको बोलते हैं? चर और अचर के गुणनफल को उसके साथ में साइन के साथ में प्लस माइनस के साथ में जो उसको वर्गीकृत कर विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कुछ बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखेंगे, अगर हमरा ठीक है, अगर चर की अधिकतम घात, ठीक है, कौची रहे? अधिकतम घात अगर एक हो, कौची हो? एक हो। ठीक है, चर की अधिकतम घात एक हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं उसको। कौन सा बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अगर हम इसके व्यापक रूप के बारे में बात करें, किसके रूप में बात करें? व्यापक रूप के बारे में बात करें तो ये होता है ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, कुछ होता है ए एक्स प्लस का बी। देखेंगे यहाँ पे एक्स है, ये जो एक्स है इसकी चर अधिकतम कितना है? एक, कुछ नहीं तो कितना है? एक। ठीक है, जब एक है और यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए इक्वल नॉट जीरो, यानी कि ए के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। अब बाकी बात कोई भी संख्या दिख जाए उससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ए के जगह पे जीरो नहीं हो, अगर जीरो होगा तो यहाँ पे ए के जगह पे जीरो रख देंगे और जीरो गुना एक्स कर देंगे तो कुछ हो जाएगा जीरो। क्या यहाँ पर चर के अधिकतम घात एक है? नहीं है। जब नहीं है तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा चर की अधिकतम घात दो हो, ठीक है, कौची हो? दो हो, तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। कौची बोलते हैं उसको? द्विघात बहुपद। ठीक है, चर की अधिकतम घात कितना हो? दो हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, अच्छा ये अगर हम पूछे कि रैखिक बहुपद में अगर शून्यक की संख्या पूछे, किसकी संख्या पूछे? शून्यक की संख्या पूछे, तब कितना होगा हमरा? तो इसमें शून्यक की संख्या अगर हमरा पूछेगा तो शून्यक की संख्या आएगा एक। कितना आएगा शून्यक की संख्या? एक। ठीक है, इसमें शून्यक की संख्या कितना आएगा? एक। ठीक है, अगर द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछे तो वे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये होता है किसका? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भी नहीं होना चाहिए ए इक्वल नॉट जीरो, और चर की जो घात होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, चर की जो घात होना चाहिए वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किस संख्या में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से अनंत तक। ठीक है, अगर सपोज डेट मानेंगे कि अगर यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है, अगर ये 2x² प्लस का अंडर रूट एक्स और माइनस का 6, तब ये हमारा बहुपद नहीं है, तब ये हमारा बहुपद नहीं है। क्योंकि अगर हमरा ये 2x² प्लस है, ये रूट को हो जाएगा x पे पावर 1/2 हो जाएगा माइनस का 6। क्या ये 1/2 हमरा पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारा बहुपद भी नहीं होगा, बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात अगर दो हो तो वे हमारा कौन सा बहुपद कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। इसमें शून्यकों की संख्या पूछे तो शून्यकों की संख्या होता है इसमें दो गो। शून्यकों की संख्या कितना होता है? दो गो। यानी कि चर की अधिकतम घात जितना, ठीक है, चर की अधिकतम घात जितना उतना शून्यकों की संख्या, उतना कुछ होता है शून्यकों की संख्या। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, अगर हमारा चर की अधिकतम घात 3 हो, चर की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। ठीक है, तो देखेंगे तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा बोलते हैं? त्रिघात
बहुपद बोलते हैं इसको, ठीक है। चर की अधिकतम घात अगर 3 हो तो उसको कौन सा बहुपद बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। अगर इसका व्यापक रूप के बारे में बात करें, ठीक है, अगर इसका हम व्यापक रूप के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका होता है, ये होता है ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये होता है इसका व्यापक रूप। और इसमें भी ए इक्वल नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ए इक्वल नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी बात कोई भी संख्या दिख जाए उससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत तो कहता है कि घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। अगर चर की अधिकतम घात एक हो तो कौन सा बहुपद कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, चर की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। अगर रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो कितना? 1। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो 2। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो 3। चतुर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो 4। यानी कि चर की अधिकतम घात जितना होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। देखेंगे अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। अगर हम बराबर में जीरो दे दें, ठीक है, बराबर में क्या दे दें? जीरो, ठीक है, तब वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, यानी कि बराबर में जीरो दे देंगे तो समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? पहला में, ये पहला नंबर सवाल में अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। देखेंगे कहता है कि बिंदु -4,3 किस पाद में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेते हैं, पीछे भी समझे थे अभी भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ये हो गया हमारा, ये हो गया एक्स अक्ष वाला, इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं एक्स डैश। ये हो गया खड़ा वाला, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। देखेंगे अब ये जो नाम है, ये जो सुतल वाला रेखा है, इसका क्या क्या नाम है, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। कौन सी बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है। अगर दूसरा नाम बोले तो इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज, ठीक है। अगर तीसरा नाम बोले तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर ये वाई वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं इसको? कोटि। और तीसरा नाम इसका क्या है? तीसरा नाम है इसका वाई अक्ष। कौन सी नाम है? वाई अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई वाला जो कटान बिंदु है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सी बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। और इसका निर्देशांक पूछता है तो 0,0 होता है, ठीक है। क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0, ठीक है। अब देखेंगे, अब इस जगह से धनात्मक होता है ये, अगर ये मूल बिंदु है, अब मूल बिंदु से राइट तरफ जाएंगे तो इधर का साइन धनात्मक होता है, ठीक है। और मूल बिंदु से वाई अक्ष में अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका भी साइन कौन होता है? धनात्मक होता है। यानी कि इसको बोलते हैं प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। और इस घर वाले को बोलते हैं द्वितीय पाद। और इस घर वाले को बोलते हैं तृतीय पाद। और इस घर वाले को बोलते हैं चतुर्थ पाद, ठीक है। और इसको इस प्रकार से भी बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, या चतुर्थांश भी बोलते हैं उसको, ठीक है। देखेंगे प्रथम पाद में जो होता है दोनों प्लस के साइन के साथ में होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा पाद में पहले माइनस होगा और फिर बाद में कोची होगा प्लस, क्योंकि मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये ऋणात्मक होता है और ये कोची होता है धनात्मक, ठीक है। तो माइनस प्लस पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं और बाद में किसका वैल्यू लिखते हैं? वाई का। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, ठीक है। और तीसरा घरवा में इधर भी माइनस और ये वाला भी होता है माइनस, हमारा ये वाला भी कोची होता है माइनस। तो दोनों साइन इसमें कोची होता है माइनस का। दोनों साइन किसका होता है? माइनस का। और इसमें पहले प्लस होगा और बाद में कोची होगा? माइनस होगा।
यानी कि पहला घरवा में अगर कोई संख्या आएगा तो उसका दोनों साइन प्लस में होगा। अगर हम यहाँ पे लिख दे 5,6 तो ये दोनों साइन प्लस में है, तो पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश या था प्रथम पाद। यहां तक में कोई दिक्कत? अगर पूछ देगा कि माइनस का 6,4, कुछ पूछ देगा माइनस का 6,4, तो पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो माइनस प्लस किस घरवा में है, दूसरा वाला घरवा में, यानी कि ये वाला किस किस पाद में आ जाएगा, द्वितीय पाद में या था द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, अगर पूछेगा कि -2 किस चतुर्थांश में है या था किस पाद में है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तृतीय पाद में, क्योंकि तीसरा घरवा में दोनों माइनस में होता है, दोनों किस में होता है, माइनस में, इसलिए x भी प्लस माइनस में है और y भी किस में है, माइनस में है, तो ये किस घरवा में आ जाएगा, तीसरा घरवा में। ठीक है, अगर पूछेगा कि 2 - 4, 2 का कितना, 4, पहले प्लस है और बाद में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस किस घरवा में आता है, चौथा घरवा में, तो ये किस चतुर्थांश में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में या था चतुर्थ पाद में। ठीक है, अब देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है कि -4,3 किस पाद में आएगा, किस पाद में आएगा, तो पहले माइनस और बाद में प्लस है, तो माइनस प्लस किस घरवा में आता है, दूसरे घरवा में, तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पूछता इसमें कि इस बिंदु का कोटि कितना है, कोटि कितना है, अच्छा कोटि किसका नाम है, वाई वाला का। ठीक है, कोटि किसका नाम है, वाई का, और तो इसमें वाई का वैल्यू कितना है, 3, तो इसमें अगर कोटि पूछता तो कितना होता, 3। अगर भुज पूछता तो कितना होता, भुज किसको बोलते हैं, एक्स वाले को, तो एक्स का वैल्यू कितना है, -4, तो भुज कितना हो जाता है, -4। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर पूछता कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो किधर जा रहे उठ करके देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, बहुत ही सवाल जो आएगा आगे वे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया, बी नंबर, द्वितीय पाद में होगा। यहां तक इसको समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखेंगे यहां पर दिया हुआ है क्या कि tan थीटा बराबर √3। अच्छा, हम लोग को पता है कि tan जो √3 होता है, tan में कितने डिग्री कोण का मान √3 होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री का। किसका होता है, tan 60 डिग्री का होता है कितना, √3, तो थीटा के जगह पे कितना आ गया, 60 डिग्री, तो थीटा के जगह पे कितना, 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यही सवाल दिया रहा था कि tan कितने डिग्री थीटा का मान 1/√3 होता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितने डिग्री आ जाता है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1/√3। ठीक है, अच्छा अगर पूछता कि tan 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, कितने डिग्री का वैल्यू पूछता, 90 डिग्री का, क्या निकालने के लिए आता है, ये दोनों हर एक सवाल में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में सबसे ज्यादा यही tan 30 और tan 60 का वैल्यू आता है, तो बच्चे को याद रहता है, डायरेक्टली याद रहता है। लेकिन अगर पूछेगा tan 90 का और पूछेगा कि tan 30 का, तो कितना, tan 30 का तो वैल्यू आ गया, tan 60 का वैल्यू आ गया। अगर पूछता कि tan 45 का वैल्यू कितना आता, तो पता है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सभी को पता होता है कि tan 45 और cot 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको याद रखने का कुछ होता है तरीका। ठीक है, आप साइन का याद रख लीजिए, किसका याद रख लीजिए, साइन का, बाकी बात सबका याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात सभी का याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कि कितना होता है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे बताते हैं कि tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखेंगे एक सवाल होता है कि tan थीटा बराबर कोची होता है, ये होता है sin थीटा बटे का कोची होता है, cos थीटा, ये होता है हमारा।
ठीक है, देखेंगे बनाते हैं किससे इसको। ठीक है, अब देखेंगे साइन कितने का पूछ रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा के जगह पे 90 डिग्री लिख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90, तो ये भी 90, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वे होता है 1। कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वे होता है 0। अगर हम इसमें से भाग दे देंगे तो ये कौची हो जाएगा, इनफिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। कौची होगा, क्या जीरो से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन जीरो में हम भाग दे सकते हैं। इसका परिणाम कौची आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। ठीक है, जीरो से हम भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन जीरो में भाग दे सकते हैं। जीरो से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा, इनफिनिटिव, लेकिन जीरो में भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। ठीक है, तो कितने का पूछा था कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, अपरिभाषित। टेन 45 का वैल्यू कितना, 1। टेन 30 का वैल्यू कितना, 1/√3, और टेन 60 का वैल्यू कितना, √3। ठीक है, ये होता है हमारा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एग्जाम में समय गंवाए, इसको डायरेक्ट बनाना है आप लोग को। अगर क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक है, कोची दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, अगर आपको भुजा पूछे या तो त्रिज्या पूछे, कुछ नहीं करना है कि जितना दिया है ना वो दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए। 4 का वर्गमूल कितना, 2। 1 का वर्गमूल कितना, 1। 2:1। इसका आंसर आ गया 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 4 का। ठीक है, क्या करना है कि अगर हमरा क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या पूछे, या तो हमरा क्या पूछे, भुजा, तो क्षेत्रफल पे रूट चला देना है। अगर हमरा या तो त्रिज्या दिया रहे, ठीक है, या तो हमरा भुजा दिया रहे, अगर इसका पूछेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो जितना त्रिज्या दिया रहे या तो जितना भुजा दिया रहे और उसका स्क्वायर कर देना है। कौची कर देना है, स्क्वायर कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि कोई भी चीज जो भी दिया रहेगा उसका कोची कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये बनता कैसे है, ठीक है, उसके बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र कौन होता है, पाई आर स्क्वायर, और एगो अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कि भाग में पाई आर स्क्वायर। इसको R1, इसको R2, और ये 4/1। ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब देखेंगे ये पाई से ये पाई कट जाएगा, अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो बराबर के उस पर में जाएगा तो रूट में, तो R1/R2 अब बराबर का अंतर रूट 4/1 होगा। तो R1/R2 बराबर 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1। त्रिज्या हो गया हमारा, यही कुछ हो गया हमारा आंसर 2:1। ठीक है, यहां तक में किस तरह से बनता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर किसी को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो मूल है, इसका मूल दिया हुआ है, एगो अल्फा दिया हुआ है, एगो बीटा दिया हुआ है। ठीक है, अगर सपोज डेट मान लीजिए कि इसका मूल अगर अल्फा और बीटा निकलता है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखेंगे ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बनाने में अति बढ़िया लगेगा। ठीक है, देखेंगे दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1 का बीटा। अगर हम अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कोई कटने वाला नहीं रहता है, तो डायरेक्ट कोच कर देते हैं गुना। तो अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा से दोनों भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बीटा बचेगा। तो बीटा गुना 1 कर देंगे तो बीटा, अब प्लस का यहाँ पे अल्फा बचेगा, ये अल्फा बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा गुना 1 अल्फा। अच्छा, इसी को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अब बटेगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर हमें इससे इस बहुपद से अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो क्या ये इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आंसर आएगा कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं।
तो बहुपद हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ए बी सी की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ता है, ए बी सी की, यानी कि ये पी एक्स बराबर दिया है, बहुपद बराबर दिया हुआ है। अगर हम यहां से ए के बारे में बात करें तो एक है प्लस का एक और बी बराबर कितना है, प्लस का एक, ठीक है। अगर हम C बराबर के बारे में बात करें तो C भी कितना है, प्लस का एक। और एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो B का वैल्यू कितना है, एक, और ये सूत्र का माइनस और बटे का कितना, ए का वैल्यू एक बराबर कितना आ गया, माइनस का एक। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का एक। अब चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। सी का वैल्यू एक और ए का भी वैल्यू एक, तो ये कितना आ गया, एक। आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस एक, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस का एक। तो यहां पर हम रख सकते हैं इसमें, ठीक है, देखेंगे। तो इसमें अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो देखेंगे इसमें अगर हम रखेंगे इसका वैल्यू, ठीक है, तो इसको यहां पर नीचे कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा इस जगह से, ठीक है, देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू एक, एक से एक में भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक। ऑप्शन माइनस का एक आ गया, अल्फा अल्फा बटे का बीटा, सॉरी, अल्फा बट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस का एक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, किस प्रकार इस टाइप के सवाल पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, 100% है कि पूछेंगे इस टाइप का सवाल, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि बिंदु 4,5 तथा बी, बिंदु ए दिया है 4,5 तथा बिंदु बी 6,5 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, देखेंगे। इसमें हम लोग, ये है कौन सा चैप्टर का सवाल, निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। तो देखेंगे उसमें हम लोग कौन कौन से सूत्र पढ़े थे, ठीक है। एक तो पढ़े थे दूरी बराबर सूत्र, क्या पढ़े थे, दूरी बराबर। तो दूरी बराबर सूत्र क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे ना, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, ठीक है। एक पढ़े थे हम लोग विभाजन सूत्र, क्या पढ़े थे, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे m1 के साथ में x2 को प्लस m2 के साथ में x1 को बटे का m1 प्लस का m2, ठीक है। ये x निर्देशांक के लिए। और y निर्देशांक के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, y निर्देशांक के लिए हम लोग पढ़े थे कि m1 के साथ में y2 को प्लस m2 के साथ में y1 को बटे का m1 प्लस का m2। ये हो गया किसके लिए, विभाजन सूत्र के लिए, ठीक है, देखेंगे। और हम लोग एक पढ़े थे कौन वाला सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र पढ़े थे, कौन सा, मध्य बिंदु के लिए। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या पढ़े थे, x1 प्लस का x2 बटे का 2 और y1 प्लस का y2 बटे का 2, यही पढ़े थे सूत्र, ठीक है। तो इसमें मध्य बिंदु बराबर इसी सूत्र का हम लोग कुछ करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे दो बिंदु है, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, ठीक है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये 4,5 और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 6,5। इसको x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2, ठीक है। तो यहां से हम लोग विभाजन सूत्र लिखे, सॉरी, मध्य बिंदु बराबर सूत्र लिखेंगे। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, यही है हमारा x1 प्लस x2 बटे का y1 प्लस का y2, ठीक है, देखेंगे ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, x1 का वैल्यू कितना 4, x2 का वैल्यू 6 अब बटे का 2, y1 का वैल्यू 5, y2 का भी वैल्यू 5 बटे का 2, 6 4 10 बटे का 2, ये भी 5 5 10 बटे का 2, ये 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10, कितना आ गया 5,5। मध्य बिंदु कितना आ गया 5,5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में समझने में, अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल की ओर।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कहता है कि यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक अर्धवृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त नहीं है, ये अर्धगोला बन गया, ठीक है, सॉरी ये अर्धगोला था। अर्धवृत्त होता है इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि वृत्त का आधा, देखेंगे जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, और इसी का अगर हम आधा कर देंगे तो वे कौची निकल जाएगा हमारा, ये कैसे बनेगा, ठीक है, देखेंगे ये हो गया हमारा कोची अर्धवृत्त, ठीक है, कोची हो गया अर्धवृत्त, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो दिया हुआ है वे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। लेकिन व्यास से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको चाहिए त्रिज्या, क्या चाहिए, त्रिज्या, यानी कि व्यास का आधा कोची होता है त्रिज्या, यानी कि अगर हम d बराबर लिखते हैं तो कोची, d को हम व्यास बोलते हैं, ठीक है, तो d बराबर होता है आर बटे का 2, यानी कि त्रिज्या बटे का 2, नहीं होता है, नहीं ये नहीं होता है, ये गलती हो गया, कौची हुआ रिवर इसमें हो रहा है गलत, ठीक है, देखेंगे तो व्यास बराबर होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का दो गुना होता है व्यास, त्रिज्या का क्या गुना होता है व्यास, दो गुना। अगर हम त्रिज्या r का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा d/2, यानी कि व्यास का आधा कोची होता है त्रिज्या, ये भी पहली बात बोले थे, ठीक है, तो देखेंगे तो व्यास का आधा कोची होता है त्रिज्या, तो व्यास दिया हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, अब बटे का 2 बराबर कितना हो गया 7, यानी कि r का जो वैल्यू निकल गया वे कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, तो इसका अर्धवृत्त का परिधि होगा, ठीक है। तो हमें पूछा है अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है, अर्धवृत्त का क्या पूछा है, परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर जो सूत्र होता है वे होता है क्या, ये होता है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र, देखेंगे कोई कोई लिख देता है ये, जैसे कि वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr ना, और इसमें 2 से भाग देता है, 2 से 2 कट गया तो कौन हो गया पाई आर, सबको यही मतलब लगा देता है, लेकिन ये गलत है, पाई आर अर्धवृत्त का परिधि नहीं होता है, अर्धवृत्त का परिधि नहीं होता है। इसके साथ में देखेंगे ये तो हो गया यहां से लेकर के यहां तक, और ये जो ऊपर वाला ये जो व्यास है ये भी जुटेगा कि नहीं, व्यास को 2r बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे व्यास को क्या बोलते हैं 2r, तो ये 2r इसमें भी जुट जाएगा, तो दोनों में r कॉमन है तो इधर बचेगा पाई प्लस का 2, तो यही होता है सूत्र, यानी कि r इंटू पाई प्लस का 2, ये होता है, यही होता है अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र। कोई दिक्कत, तो देखेंगे r का वैल्यू कितना निकला है 7, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, अब प्लस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना ये 36/7, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ये 7 दूना 14, 22 और 14 36/7, ये 7 से 7 कट गए, तो बचो कितना 36 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना बच गया 36 सेंटीमीटर, तो इस अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कहता है कि सवाल में दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है देखेंगे, ये दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान होगा, इसका कितना वैल्यू होगा, अच्छा देखेंगे एक राउंड 9 है, राउंड 9 हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 9 हमारा कुछ हो जाएगा बाहर, तो अंदर में कुछ बचेगा ये सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का ये tan स्क्वायर थीटा, अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पे रख करके गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, कौन सी पढ़े थे 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा अब बराबर का कौची होता है सेक स्क्वायर थीटा, कौची होता है सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम ये tan स्क्वायर थीटा प्लस में है बराबर के उस पर में भेज देंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ये कौची tan स्क्वायर थीटा, तो इसका जगह पे कितना आ गया 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो उसके जगह पे 1 रख सकते हैं, तो 9 इंटू यहाँ पर 1 बराबर का कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि इतना इतना भुलाक होगा भुलाक होगा,
ये बुलाक नहीं बहुलक होगा, ठीक है, कौची होगा, बहुलक, ठीक है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, इतना इतना का बहुलक होगा, लिखा है बुलाक, वाह क्या टाइपिंग किया है, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कि बहुलक, बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुलक हम लोग ज्ञात करते हैं कि जिसकी संख्या सर्वाधिक हो, ठीक है, जिसकी संख्या क्या हो, सर्वाधिक हो, उसी को बोलते हैं कौची, बहुलक। तो इसमें देखेंगे सर्वाधिक संख्या किसकी है, तीन देखते हैं कि एगो एगो तीन यहाँ पर है और कहीं पर है तीन नहीं, तीन की संख्या के गो है, एगो है, ठीक है। अब पांच देखते हैं कि गो, एक दो तीन चार, यानी कि पांच जो है ना ये चार गो है, तो संख्या लगता है सबसे सर्वाधिक यही है, ठीक है, पांचे का। तो अब इसका बहुलक हो जाएगा कितना, पांच, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जिसकी संख्या सर्वाधिक हो उसे क्या ही कोच बोलते हैं, बहुलक होता है, वही कोच होता है हमारा बहुलक, ठीक है, बुलाक, वाह क्या है। आगे देखते हैं सवाल, कहता है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ है 27, ठीक है, ये जो माध्य है ये कितना दिया हुआ है 27, और माध्यिका जो है वे दिया हुआ है कितना, ये माध्यिका जो दिया हुआ है, ठीक है, ये माध्यिका दिया हुआ है 33, ठीक है, तो ये बहुलक बराबर कौची होगा, ठीक है, बहुलक कितना निकलेगा हमरा देखेंगे, एक सूत्र होता है, ठीक है, कौची होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर सूत्र होता है, कौची होता है, ये होता है थ्री माध्यिका, कितना होता है, थ्री माध्यिका, थ्री माध्यिका माइनस का दो माध्य, ठीक है, ये होता है सूत्र, ठीक है। अब इसमें जो भी ये तीनों में दिया रहेगा हम निकाल सकते हैं, अगर बहुलक माध्यिका दिया रहेगा तो माध्य निकाल लेंगे, माध्य और बहुलक दिया रहेगा तो माध्यिका निकाल लेंगे, अगर माध्यिका माध्य दिया है तो कुछ निकाल लेंगे बहुलक, तो हमें ये दोनों दिया हुआ है माध्यिका और माध्य, तो हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका कितना 33, तो ये 3 × 33 माइनस ये 2 × कितना 27, माध्य कितना दिया हुआ है 27, तो 33 दिया कितना 99 और 27 दूना कितना 54, तो 9 में 4 गए 5, 9 में 5 गए कितना 4, कितना आ गया 45, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र ही होता है, कौन होता है, बहुलक बराबर होता है थ्री माध्यिका माइनस का दो माध्य, ठीक है, ये सूत्र पे आप लोग बैठा करके इसका आंसर आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जेक्टिव में 100% इस टाइप का क्वेश्चन कौची होगा पूछेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। देखेंगे प्रत्येक एपिसोड में हमने 10 प्रश्नों को हल करते हैं, ये 10वां प्रश्न था, 10वां प्रश्न कौची हो गया, हल हो गया, ठीक है, तो आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज इतना ही, जय हिंद।